हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोग इसके सामने का पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले वो चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़े हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये बहुत सारे अप्लायंसेस और मशीन्स में यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, वाटर पम्प्स एक्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर को पावर का तो ज़रूरत है रन होने के लिए, तो पावर सप्लाई दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दो टाइप्स ऑफ करंट हैं जिसके बारे में आप लोग पहले से ही स्टडी करते आए हो। आई होप आप इसको रिकॉल कर पा रहे होगे, नहीं तो एक बार ज़रूर इसको चेक करना कि डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। सो डायरेक्ट करंट का जो पावर सोर्स है वो यहाँ पे बैटरी या रेक्टिफायर हो सकता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होगा वो यहाँ पे पावर सप्लाई ग्रिड्स या फिर जनरेटर्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी तरह का पावर सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर को मिलना चाहिए। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और करंट फ्लो होगा उस कॉइल से, तो एक फोर्स एक्ट करेगा उस कॉइल के ऊपर, जिसके वजह से ये कॉइल जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, मतलब मूव होने लगेगा कंटिन्यूसली। मूवमेंट भी कैसा, तो वो रोटेट होगा। जब ये कॉइल टर्न होना स्टार्ट होता है, मतलब रोटेट होता है, तो अपने साथ साथ वो अटैच, उसके साथ जो अटैच्ड शाफ्ट है उसको भी वो रोटेट करता है। तो जब ये कॉइल रोटेट हुआ तो उसके साथ जो शाफ्ट लगा हुआ था वो भी रोटेट हो रहा है। जैसे एक सर्कुलर कॉइल है तो इसके साथ ये जो लगा हुआ शाफ्ट होगा ये भी रोटेट होगा, जो कि मैकेनिकल पावर जो है वो यहाँ पे बनाता है। इस तरह से जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, ऐसा कह लो कि बस प्रिंसिपल। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ मोटर कैसे बना और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके लिए फिगर 13 आपको नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल उस फिगर में आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक रेक्टेंगुलर लूप या फिर कॉइल से बना हुआ है। ये रेक्टेंगुलर या लूप जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर का है, जो वायर को ए बी सी डी यहाँ पे लेबल किया है। जैसे रेक्टेंगुलर शेप का है तो ए बी सी डी ऐसा करके उसको मेंशन किया है। उसके बाद उसमें फिर वैसे ही नीचे एक शाफ्ट लगा रहेगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल ये जो आपका सिलेंड्रिकल लूप है ना, उसको दो सिलेंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप हम लोग देखे, इसको दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखा गया है, ऐसे करके दोनों साइड से ऐसे मैग्नेट है। अब यहाँ पे इस लूप को जो इसका दो आर्म होगा ना, जैसे कि ये ए बी और सी डी, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, ये पैरेलल रहता है बोलो। और वैसे ही ये वाला जो एरिया है ये भी उसके पैरेलल में रहता है, इस तरह से बताया है। अब ये जो लूप है वो स्पिन होना स्टार्ट होगा। अब वो कैसे स्पिन होगा वो आगे हम लोग वर्किंग मॉडल पे देखेंगे। तो इसको स्पिन करने के लिए इसको दो हाफ सर्कुलर कॉपर के दो हाफ सर्कल के साथ अटैच किया हुआ है। नीचे आपको दिखेगा अरेंजमेंट, एक को एक्स लेबल किया और एक को वाई। जो इनसाइड सरफेस है ये सारे सेमी सर्कल का, उसके अंदर वाला जो सरफेस है होता है उसको इंसुलेट किया गया है, और जो बाहर वाला सरफेस है वो फिक्स रहता है। यहाँ पे अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं। तो यही वाला वो रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी बात हो रही थी। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ऐसा करके उसको लेबल किया हुआ है। इस ए बी सी डी में आप देखो दोनों साइड में ऐसे मैग्नेट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन हो रहे हैं, और वैसे ही सेम मैग्नेट के बीच में ये दोनों साइड्स को रखा गया है। इसके साथ में एक सर्कुलर कॉइल इधर से अटैच्ड है जिसको एक्स दिया है, और एक सेमी सर्कल इधर से है जिसको वाई लिखा हुआ है। अब इस पूरे अटैचमेंट में ये जो एक्स और वाई है इन्हीं का ही अंदर वाला जो एरिया है उसको बोल रहे हैं इंसुलेट किया हुआ है। बाहर वाला जो एरिया है उसको अटैच किया है किससे,
तो ब्रश पी से किया है वाई को और ब्रश क्यू से किया हुआ है, सॉरी ब्रश पी से एक्स को और क्यू से वाई को, ऐसा करके इसको अटैच किए हैं। तो ये ओवरऑल इसका अरेंजमेंट हो गया। अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ, जो यहाँ लिखा है उसी के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पावर सप्लाई है, बैटरी। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से वो फिर वापस अंदर जाता है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ से ऐसे करंट जो है इसमें मूव होता है। इस मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो जब करंट यहाँ से निकल के इस सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जाता है, तो करंट ए से बी के तरफ, बी से सी के तरफ, सी से डी के तरफ मूव हो रहा है। अब इस पूरे अरेंजमेंट में जो ए और ए बी और सी डी, ये जो दो अपोजिट आर्म्स हैं, इन दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब करंट जो है वो मूव होता है। ए से बी में इसका अपवर्ड मूवमेंट है, सी से डी में इसका डाउनवर्ड मूवमेंट है। दो अलग मूवमेंट के वजह से ये जो लूप है वो रोटेट होना स्टार्ट होता है। रोटेशन भी कैसा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। हाफ रोटेशन के बाद जो इसका हाफ सर्कल था, वाई जो था, जो अटैच था यहाँ पे क्यू के साथ, वो अब पी के कांटेक्ट में आता है। आधा घूमा तो ये जो वाई था आपका वो पी के कांटेक्ट में आया। ये देखो यहाँ से इसको हाफ ऐसे घुमा दिए, तो ऊपर नीचे ऐसा करके हम लोग उसको लेके जाना है। तो ये ऐसे जब घूमा तो वो यहाँ से लेके अब उस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा था। हाफ सर्कल के बाद वो उसके कांटेक्ट में आया। अब जब ये आधा घूमा है तो उसके बाद क्या चेंजेस आया इसमें, देखो पहले ए से बी की तरफ ऊपर करंट जा रहा था। अब जब वो घूम चुका है तो बी से ए की तरफ अब करंट आ रहा है। सी से डी में नीचे आ रहा था, तो डी से सी में अब वो ऊपर जा रहा है करंट। तो इस तरीके से करंट का मूवमेंट जो है वो जस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉइल था वो एक बार स्पिन हो गया है। तो इस तरीके से इसको एक ये ऐसा अरेंजमेंट बना जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है वो उस लूप में रिवर्स होता रहता है। इसी को ये हम लोग डुअल चेंजर बोलते हैं। ये इसी फिनोमिना के वजह से ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक चलता रहेगा, ये रोटेशन रुकेगा ही नहीं। हैवी मोटर्स में इसको और ज़्यादा सही करने के लिए, मतलब और अच्छे से ये चले, उसके लिए जो हैवी मोटर्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे ये जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग साइड में लगाए थे जिसके बीच में ये पूरा अरेंजमेंट था, उस परमानेंट मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस कर देते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अब परमानेंट मैग्नेट जो है वो जब तक भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक काम करता रहेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते रहेंगे, हमेशा मतलब वो काम कर सकता है। साथ ही में इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मतलब वो जो कॉइल रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे, मतलब पहले मान लो जितना भी उसका कॉइलिंग था, अब अगर उसका कॉइलिंग और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से करंट जो होगा उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट हम लोग बढ़ा सकते हैं। और करंट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मोटर का पावर भी बढ़ जाएगा। द कॉइल इज़ बाउंडेड टाइटली अराउंड अ सॉफ्ट आयरन पीस नोन एज कोर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कॉइलिंग मैं अभी आपको बताई वो एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर किया हुआ होता है, उस सॉफ्ट आयरन को कोर बोलते हैं। जो कॉइल और कोर है वो एक साथ जो असेंबली करते हैं, इस पूरे एक असेंबल करने का ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आर्मेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस लेसन में आप अभी तक पढ़ लिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये जो फोर्स है उसके वजह से कंडक्टर में मूवमेंट होने लगता है। इस सिचुएशन को इमेजिन करना है आपको कैसे, कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अब आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कर रहे हो और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में। इस फिनोमिना को जो फर्स्ट टाइम स्टडी किए वो माइकल फैराडे थे, यहाँ पे इमेज उनका दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था और इनका नाम ज़्यादातर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स फील्ड्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़ा रहता है। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 6। मटेरियल्स आपको चाहिए कॉपर कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्न्स बने हुए हो, गैल्वेनोमीटर चाहिए और स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट चाहिए। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि आपको ये बताने में हेल्प करता है कि जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट आप देख रहे हो जिसमें भी आप गैल्वेनोमीटर लगाए, वो बताएगा कि उस अरेंजमेंट में से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। एमीटर भी हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका इंटेंसिटी मेजर करने के काम आता है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है कि नहीं। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। तो आपको एक कॉइल चाहिए पी क्यू जिसमें बहुत सारे टर्न्स बने हुए हो और कॉइल जो है वो कॉपर का होना चाहिए, जैसे ये वाला कॉइल यहाँ पे।
बहुत सारे टर्न्स बने हुए हैं, इसी को ही मेंशन कर दो पी क्यू। जॉइन करने हैं आपको इसके दोनों एंड्स को गैल्वेनोमीटर से, तो जैसा आपको दिख भी रहा है, इसका दोनों एंड लाके यहाँ गैल्वेनोमीटर से जॉइन कर दिया है। अब एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेना है और उसके नॉर्थ पोल को आपको किस साइड मूव करना है, कॉइल के क्यू वाले एंड के साथ। जैसे यहाँ लेबल नहीं किया हुआ है तो ये एंड इसका पी है और ये एंड इसका क्यू है। तो यहाँ पे क्या करना है कि नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के आना है। तो क्या गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखा, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि जब वो दूर दूर था, बाहर था, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर आपका नॉर्मल है, नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेकर के गए, इस तरफ मूव किए, तो डिफ्लेक्शन हुआ इसमें। और नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे नीचे कि अब आप इसको बाहर निकालेंगे, पूरा का पूरा बाहर। जब ये पूरा अंदर है, इसके अंदर है पूरा, यहाँ से मूव कर रहे तो डिफ्लेक्शन दिखा, अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। पूरा बाहर निकाल रहे हो, अभी निकालते वक्त फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। जब पूरा निकल जाएगा वापस से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। तो इससे आप क्या नोटिस किए इनमें चेंजेस, कि जब भी कोई मैग्नेट इसके आसपास आया तो इसमें करंट जनरेट हो गया, और जब आप उसको हटाओ तो उसका करंट वहाँ से वापस से नील हो जाता है पहले के जैसे। तो यहाँ हम लोग एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप उसको पास लेकर आ रहे हो तभी जनरेट हो रहा है, पूरा उसके अंदर है तो कोई चेंजेस नहीं है तब भी, मतलब करंट नहीं है वहाँ पे। साथ ही में हम लोग पोल्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साउथ पोल को अंदर लेकर के आए नॉर्थ पोल की जगह, तो वहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन में चेंजेस दिखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा आपका गैल्वेनोमीटर। जैसे नॉर्थ वाला साइड अंदर लेकर के गए थे तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, साउथ वाला साइड लेके आते तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता। तो इसमें चेंजेस दिखेंगे आपको अलग अलग। और साथ ही में अब इससे ये समझ में आया कि जब कॉइल अंदर था, मतलब मैग्नेट जब उसके अंदर था कॉइल के अंदर, तो वहाँ पे करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरीके से करंट को प्रोड्यूस कराने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि करंट वहाँ पे इंड्यूस किया गया है, तो ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए भी, मतलब कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दिया है। तो ये हम लोग पहले पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे ही स्ट्रेच किए थे वहाँ पे। तो यहाँ भी पढ़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को, राइट हैंड का जो है उसको परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्रेच करना है, तीनों को परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हो मैग्नेट का। ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, आपका इंडेक्स फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर। और जो आपका मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिखाता है कि अभी जो करंट वहाँ पे जनरेट हुआ मैग्नेट को अंदर लेके जाने से, उसका डायरेक्शन क्या है। ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो डायनेमो एक अपैरेटस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे इससे पहले, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का क्या देखे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर उसका जस्ट उल्टा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। अब ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पे, और इस फिनोमिना का यूज़ करते हैं लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए। जैसे पावर प्लांट में बहुत सारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है ना, तो वहाँ पे यही इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो का फिनोमिना जो है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, यही वाला प्रोसेस यूज़ होता है, जो कि हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो पहले आर्मेचर बनाना है। इसके लिए रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए जिसमें बहुत सारे टर्न्स बने हुए हो, और इंसुलेटेड कॉपर वायर का वो होना चाहिए, जैसे पहले बनाए थे इससे पहले वो रेक्टेंगुलर शेप वाला कॉइल ABCD। तो वहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज़ किए थे ना, जिसमें वो तो सिंगल था। यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स चाहिए, और वो टाइटली एकदम वुंडेड रहे कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए, उसके ऊपर में एकदम टाइटली पूरा ऐसे करके उसको वुंड कर दिए, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट लेना है एक मैग्नेट। तो जो आर्मेचर है उसको प्लेस करेंगे हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वैसे नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू शेप का मैग्नेट यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको। तो ये लिया अरेंजमेंट, एक मैग्नेट लिया है, दूसरा ये वाला आपका आर्मेचर हो गया, मतलब ओवरऑल ये जो सेटअप है ये पूरा। तो यहाँ पे वही आर्मेचर कॉइल हो गया, ABCD सेम वैसा ही कॉइल, ये उसका शाफ्ट, उसके साथ लगे हुए दो रिंग्स, और उसके बाद उसको अटैच किया है ऐसे एक गैल्वेनोमीटर से, ताकि जब हम लोग इसको इसके अंदर डालें ना मैग्नेट के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा तो समझ में आएगा कि जो एनर्जी है यहाँ पे, मतलब करंट जो है वो यहाँ इसके ऊपर इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ।
नेक्स्ट आपको चाहिए वही सर्कुलर डुअल चेंजर्स R1 और R2, जैसे इससे पहले वाले में था। ये डुअल चेंजर क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो ऐसे में इसका जो मोशन है वो कंटिन्यूसली होता रहे, उसी के लिए ही। और वही कार्बन ब्रश, जैसे कि R1 के साथ B1 फिक्स्ड रहे, R2 के साथ B2, जैसे उसमें P Q और XY था, सेम वैसे ही। तो वही सारा सेम फिनोमिना है यहाँ पे भी, बस ये है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज़ किए हैं ताकि उसको जब वहाँ पे इंसर्ट करें तो आपको दिखे कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ क्या प्रोसेस है, तो सेम वैसे ही आर्मेचर शाफ्ट लिए हैं जिसमें 2 हाफ सर्कल्स हैं। AB जो है वो कॉइल के ऊपर है, और CD जो है वैसे मतलब दोनों, जब हम लोग मैग्नेट्स के बीच में डालें ना, तो AB ऊपर साइड है और CD नीचे साइड है। और जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, वो ऐसे दिखेगा आपको जब करंट उसमें इंड्यूस होगा ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सेम यहाँ पे भी हम लोग उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। द current generated in each coil of the armature would add up and create a powerful current in the loop। तो हर एक कॉइल में, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग जो क्या लिए हैं कि एकदम वैसे कॉइल वाला लिए हैं ना, जिससे हम लोग बनाए हैं लूप। तो ये जो कॉइल है उसमें जितना भी टर्न है, हर एक टर्न में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो जनरेट होगा, और वो करंट जो है वो एक साथ ऐड होते जाएगा। जैसे इस लूप का अपना होगा, नेक्स्ट वाले लूप का अपना होगा, फिर वो सारा ज्वाइन होकर के एक पावरफुल करंट बनाएगा। इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट विल फ्लो फ्रॉम ब्रश B1 टुवर्ड्स B2। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द लूप द आर्म CD इज नाउ अबव द आर्म AB। सेम वही वाला है फिनोमिना। पहले क्या था कि AB वाला जो आर्म है वो ऊपर था, AB जो है वो ऊपर के साइड था और CD नीचे के साइड था। और नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा और सी डी आपका, सॉरी नेक्स्ट वाले केस में सी डी ऊपर आ चुका है अभी, और ए बी नीचे चला गया है। तो वही चीज़ होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन जो है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, नहीं रुकेगा। द करेंट इन दिस अरेंजमेंट फ्लोस इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द लूप एंड इज नोन एज डायरेक्ट करेंट जनरेटर। करंट जो है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव होते रहता है पूरे टाइम, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट जनरेटर भी बोलते हैं। और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना है तो यहाँ पे हाफ सर्कल की जगह पे सर्कुलर रिंग लेना पड़ेगा, जिसके वजह से ए बी आर्म जो होगा वो हमेशा ब्रश B1 से ही जुड़ा रहेगा, और सी डी जो है वो हमेशा ब्रश B2 से ही जुड़ा रहेगा। मतलब जैसे पहले होता था कि आर्म्स चेंज हो जाते थे, वैसा नहीं होगा। देयरफॉर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप ABCD in the loop is ABCD, then the external circuit it flows from B2 towards B1, and when the direction is DCBA, then in the external circuit it flows from B1 towards B2। तो यहाँ पे दो डिफरेंट आर्म्स में वो स्प्लिट नहीं हो रहा है कि AB अलग हो गया और CD अलग हो गया, वैसे नहीं हो रहा है। ABCD पे करंट फ्लो हो रहा है या फिर DCBA पे करंट फ्लो हो रहा है, सीधा जाए या फिर रिवर्स में आए, ऐसा हो रहा है। वो दो डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो रोटेशन होगा, यहाँ पे करंट जो है वो हर हाफ रोटेशन के बाद में रिवर्स हो जाएगा, और इस टाइप के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता जा रहा है। यही मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि AC और DC करंट में क्या डिफरेंस है, उसको आपको देखने। तो डायरेक्ट करंट में जो करंट का डायरेक्शन है वो सिंगल ही रहता है, रिवर्स नहीं होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन उसका चेंज होता रहता है। द असेंबली टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो दो टाइप के करंट जनरेटर बनते हैं, और दोनों का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट इसके बाद इंटरनल क्वेश्चंस, ये हम लोग लेसन वाला जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा उसमें देखेंगे, इसके जस्ट बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी उसी में देखेंगे। अब ओवरऑल हम लोग इस लेसन में पढ़े कि कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट whose one end always point towards north direction and is known as north pole। The other end pointing towards south is called south pole। तो कंपास निडल एक छोटा सा मैग्नेट होता है जिसका एक एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। दूसरा एंड हमेशा साउथ की तरफ होता है, उसको साउथ पोल बोलते हैं। The magnetic axis and geographical axis of Earth are bent at a degree of 17 डिग्री to each other। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जोग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का एक्सिस दो बनाएंगे हम लोग, तो वो दोनों एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 17 डिग्री का डिफरेंस है। जो इंटेंसिटी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का किसी भी मैग्नेट के अराउंड, वो इंडिकेट करता है कि मैग्नेट का पावर कितना है।
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिप्रेजेंट होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू। जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सर्कुलर कर्व होते हैं, और अगर उसके अलोंग कोई टेंजेंट बनाया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ पोल के तरफ में ऐसे डायरेक्ट करता है। जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं, उनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड जब हाई रहे वहाँ पर। और टू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी मैग्नेट का, वो जस्ट इक्वल और अपोजिट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड रहता है। जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो कंसंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, और कंडक्टर के अराउंड ये सर्कल बनेगा, और जो डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। सोलेनॉइड एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स बने हुए होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में एक कोर होता है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, और ये जो कॉइल है वो इंसुलेटेड वायर का बना हुआ होता है, जो कि मतलब एकदम टाइटली उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में वुंडेड रहता है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फोर्स क्रिएटेड ऑन अ कंडक्टर बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया जाता है, और इसका इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जो डायरेक्शन है इस इंड्यूस्ड करंट का वो राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिफरेंस समझ में आया कि ये किस से किस में कन्वर्ट हो रहा है और किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आपको यहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। वो वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर बाकी लेसन्स के वीडियो देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description.